नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं बीएसपी के जिला कार्यालय में हूँ मेरठ में, और यहाँ पर बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता हैं। उसमें हमारे बीच में अली शेर जी भी हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं। अब बीएसपी की क्या तैयारी चल रही है, किस तरह से बीएसपी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर। तो अली शेर जी, ये बताइए पहले कि क्या तैयारियाँ बीएसपी की चल रही है। बीएसपी की जो तैयारी चल रही हैं, संगठन जो है सेक्टर से, बूथ से और विधानसभा की जो पूरी तरह से उन्हें तैयार करके जो है संगठन जो है बूथ तक जाने का जो है रिव्यू चल रहा है। और बूथ तक बहन जी का आदेश है कि बूथ तक संगठन को खड़ा करें, और जहाँ भी क्षेत्र में जो समस्याएं पैदा हो रही है समाज के अंदर, उसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, यानी कि जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी बहन जी ने बनाए हुए हैं, वे समाज के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं का सुनकर समाधान करें। 2024 में जो नुकसान हुआ बीएसपी को, उसमें क्या लगता है कि जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने काम नहीं किया? क्योंकि मेरठ जो गढ़ भी माना जाता है बीएसपी का, यहाँ बहुत नुकसान देखने को मिला है। 87,000 मात्र वोट मिली हैं। हैरान है मायावती जी भी ऊपर से, इसलिए नाराज भी हैं अपने पदाधिकारियों पर। देखिएगा, कोई पार्टी का नुकसान नहीं है। जो समय के साथ साथ जो संगठन ने बड़ी मजबूती के साथ काम किया है, और बीएसपी का जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है उसने पूरी मेहनत करी है। लेकिन एक चुनाव, एक माहौल है, और जो विपक्षी पार्टी हैं उसने जो माहौल उस टाइप का क्रिएट किया जिससे कि हमारी पार्टी को जो है नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी उसमें बहुत मेहनत की है। आपने अभी कहा कि जो विपक्ष वाले थे उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, तो बसपा वाले पदाधिकारी वो क्यों नहीं क्रिएट कर पाए ऐसा? देखिएगा, कोशिश चुनाव के माहौल को बनाने के लिए हर स्तर पर कोशिश की, लेकिन इसमें हमें शिकस्त मिली है कि हम चुनाव के माहौल को बनाने में थोड़ा सा हमारी कहीं कमजोरी रहेगी। लेकिन कमजोरी भी नहीं है, संगठन हमारा पूरी तरह से मुस्तैद था, और बहन जी ने भी जो है रैली की है। लेकिन अचानक चुनाव के जो 2, 4, 5 दिन या 10 दिन माहौल के होते हैं, उसमें हमें थोड़ी सी शिकस्त मिल गई, और उसमें हमारा जो वोटर है वो थोड़ा सा उस माहौल को देख के बहक गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि कमजोरी नहीं है, कमी नहीं है, कमी थी। देखिएगा, ये कमी नहीं होती, इसे कमी नहीं कहते। जब 0 सीट आ गई पूरे देश में, 488 सीटों पर लड़ी, 2 सीट मात्र 476 पे जवान जब्त हो गई, बहुत बड़ी कमी थी। आप नहीं मान रहे मेरे बीच में। आप एक चीज़ बिल्कुल मान लीजिएगा कि अगर संगठन जनप्रतिनिधियों से ही चलता तो फिर संगठन की जरूरत नहीं पड़ती। जनप्रतिनिधि भले ही ना आए हों, हमारा संगठन आज वहीं का वहीं खड़ा है, और मुस्तैदी के साथ जो पहले बहन जी या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समाज के लिए काम करते थे, वो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं। और विपक्ष का, सरकार जो भी गलत कदम उठा रही है समाज के प्रति, या कोई घटनाएं जो भी हो रही हैं, सरकार की नीयत खराब है, उन सब का मुस्तैदी से जाकर के जवाब दे रहे हैं। आप सब जानते हैं, अभी आरक्षण के ऊपर आपने यहाँ हमारे साथ में, आप हमारे बीच में थे, कितने जन सैलाब के साथ हमने उसका विरोध किया है और विरोध करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि पार्टी हमारी कमज़ोर है, बूथ तक जो है पार्टी बहुत मजबूती के साथ, बहुत जल्दी सन 2027 में भी जो है चुनाव का हमारे पक्ष में माहौल बनेगा, और बहन जी इस प्रदेश में जो है बहुत अच्छी तरह से पार्टी जो करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में धीर सिंह जी हैं। धीर सिंह जी, क्या जो कह रहे हैं कि कमी नहीं थी, मैं कह रहा हूं कि 488 पे लड़े तो 76 पे जमानत जब्त हो गई। बहन जी आज पदाधिकारी पे नाराज भी थे, बदले भी पदाधिकारी इधर से उधर किए, तो सक्रिय भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो अब बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, पहले तो आप ये देखिए, एक विपक्ष द्वारा देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि भारतीय संविधान को खतरा है, भारतीय संविधान को खतरा है। जो बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो ये चाहते थे कि हमारे संविधान को खतरा ना हो। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, क्योंकि पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा था कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती गठबंधन में जाएं, और गठबंधन में जाके इसे देश की सरकार को बदलने का काम करें। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास जब कोई जाएगा ही नहीं, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कैसे संगठन में शामिल हो जाती है? अखिलेश यादव नहीं चाहते थे, ये तो सबको पता है। हाँ, क्योंकि अखिलेश यादव जी का सारा क्या नाम वोट बैंक वो मुस्लिम समाज पे आधारित है। वो मुस्लिम समाज का वोट बैंक लेकर राजनीति करते हैं, और अपने सारे परिवार को राजनीति कराने का काम करते हैं। उनके पूरे परिवार से कम 20 सदस्य तो वही खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन में शामिल हो। और
एक माहौल क्रिएट किया गया कि भारतीय संविधान को खतरा है, भारतीय संविधान को खतरा है। इसीलिए इस देश के जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने एक प्रयोग किया कि भारतीय संविधान पर अगर खतरा है तो क्यों ना हम गठबंधन को वोट दे दें। तो उन्होंने गठबंधन को वोट दी। पर जब उनके आरक्षण की बात आई, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, जैसे उनके आरक्षण पर बात आई तो वे चुप्पी मार कर बैठ गए। तो आज पूरा देश समझ गया है कि जो हकों की लड़ाई लड़ रही है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही है, भारतीय संविधान की लड़ाई लड़ रही है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती लड़ रही है। तो उनके कार्यकाल पर, उनकी बातों पर, उनके बहन जी के निष्ठा पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। तो आने वाला समय देखें 2027 में हम इन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रहे हैं। वैसे 1 अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था आरक्षण को लेकर के, उसमें धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम इसके समर्थन में हैं। यानी कि ये साफ साफ दिख रहा है कि इस आरक्षण के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। ये तो बात ठीक है, इसमें मायावती जी खुलकर आ गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव चल रहा है, वहाँ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया अच्छा माहौल है, तो उसी तरह का माहौल यहाँ हो सकता है? आकाश आनंद जो वहाँ तैयारी करवा रहे हैं वो क्या वो 10 सीटों पर आएंगे? जी जी जी, ये तो आपने सही बताया है, क्योंकि एक इंसान एक जगह ही जो कोशिश कर सकता है। अब हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, हमारे वहाँ आकाश आनंद जी बहुत अच्छी तरह से जो है लगे हुए हैं। इसके तुरंत बाद जो है अब जब यूपी में चुनाव होगा तो जो है हर विधानसभा पे जो है पूरे संघर्ष के साथ, उससे पहले संघर्ष के साथ आकाश आनंद जी हमारे साथ होंगे, और उससे पहले जो है बहन जी ने जो दिशा निर्देश दे रखे हैं उन सभी सीटों पे जो है संगठन जो है बहुत तेज़ी से साथ बूथ स्तर तक बनाया जा रहा, खड़ा किया जा रहा। और जब हमारा संगठन खड़ा होगा तो जो है चुनाव का जब टाइम आएगा तो हमारा जो है सारा कार्यकर्ता पूरी तरह से जो है आकाश आनंद जी और बहन जी के नेतृत्व में जो उन सीट को जो है जीतने का, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। अच्छा, धीर सिंह जी, आप कह रहे हैं कि जो दलित थे जो गठबंधन के साथ गए उन्होंने एक प्रयोग किया संविधान को बचाने के लिए, आप यही कह रहे हैं? तो इसका मतलब जिन्होंने प्रयोग किया वो दोबारा तो जाएंगे नहीं समाजवादी की पार्टी के साथ? नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो तो उनके टूट गए हैं। हम जैसे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के फ़ोन आते हैं कि हम जब गलती हुई है, इसलिए वो ये कहना चाहते हैं कि तुम किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी को आगे लाए। और उसका प्रयोग आप हरियाणा के अंदर देख रहे हैं। जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, और जो पैटर्न और लोग चला के दिखा रहे हैं तो वो पैटर्न हम भी करके दिखा कि वो जो दिखावा करते हैं ना, वो दिखावा हम बहुजन समाज पार्टी नहीं करती। पर आकाश आनंदी जन जन से जुड़ने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप उत्तर प्रदेश में भी देख पाओगे इसी तरह का माहौल। और बहुजन समाज पार्टी के सब कार्यकर्ता, अभी आप देख सकते हैं कि बहन जी ने बहुत जल्दी मीटिंगें बुलाई हैं और बाम सेब को दोबारा खड़ा करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। और मीटिंग बुलाकर जो पार्टी के विश्वसनीय कार्यकर्ता हैं, जो कैडराइज कार्यकर्ता उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और जिम्मेदारी सौंप कर उनसे काम लिया जा रहा है। और आने वाले समय में आकाश आनंद जी भी यहाँ पे काम करेंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तो हमारे लिए काम करती हैं। और बहुजन समाज पार्टी में और आगे जाकर बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे और बहुजन समाज पार्टी पुनः 2027 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने वाली। चलिए, आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, प्रमोद शेरगढ़ी, और मैं दक्षिण का विधानसभा सचिव हूँ। तो क्या तैयारी है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बहुत मजबूत तैयारी है और हमारा बूथ से लेकर सेक्टर तक हमारे जो समाज के और हमारे पार्टी के लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जैसा माननीय बहन जी का निर्देश होगा उस पर अमल करेंगे। अभी आपके पास बहुत समय है, 27 का। 2024 में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको इतने समय में कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उपचुनाव तो चलो 10 सीटों पे हो रहे हैं, उसमें क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन 27 के लिए आपके पास पूरा समय है। अगर आपने ईमानदारी से, क्योंकि कार्यकर्ताओं पे बहुत प्रश्न चिन्ह उठे हैं, अगर कोई पार्टी हारती है, कमज़ोर होती है, तो उस पर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, आम जनता की नहीं होती। तो आपके पास समय है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये मानना कि हमारा समाज बहुत भोला समाज है। वो बाबा साहब को इतना दिल से चाहता है कि अगर वो इसे दूर कहीं कोई जय भीम भी कर लेता ना तो उसे अपनापन झलकता है। और इस चुनावी माहौल में जो विपक्ष ने जो एक एजेंडा फैलाया कि संविधान खतरे में, क्योंकि हमारा संविधान मतलब हमारे लोग संविधान से इतना प्यार करते हैं और बाबा साहब से इतना प्यार करते हैं, उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए और विपक्ष ने ऐसा माहौल बनाया कि बसपा
भाजपा की बी टीम है। तो हमारा समाज इतना बोला, उन्होंने सोचा भी हमें संविधान को बचाना है, इसलिए हाँ आरक्षण ये ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए बरगला के विचार उन्होंने जो बचाने वाली बात कर रहे थे कि हम आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, तो जब फैसला आया है आरक्षण को ख़त्म करने का या उसमें क्रिमिलेयर लगाने का, वर्गीकरण करने का, तो वो तब क्यों खड़े नहीं हुए? ऐसा है कि करने वाला एक ही होता है, बोलने वाले बहुत होते हैं। और हमारी मान्य बहन जी इसमें अडिग मजबूताई से खड़े हैं। अगर वे आज लखनऊ से एक आवाज़ दे, मेरा ये मानना, और मैं चाहूँगा कि मान्य बहन जी तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि वो एक लखनऊ से एक आवाज़ दें। आज हमारा एक छोटा कार्यकर्ता है, बड़ा पदाधिकारी भी, उनकी एक आवाज़ से मरने मिटने के लिए तैयार है। संविधान तो क्या, कोई उसके मामले में अगर जरा से कोई अल्फाज भी गलत कहते ना, हम उस तरह से लड़ेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। कि बहन जी बस एक बार आवाज़ दे दें, एक बार आह्वान करते अपने समाज को कि आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाओ। तो मैं ये कहना, कोई जनसलाब ऐसा कि सड़कों पे पैर रखने का जगह नहीं मिलेगी। लेकिन क्या कहें, वह बहन जी ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको सबको एक हो जाना चाहिए, कहा बहन जी ने कॉन्फ्रेंस में, कहा अध्यक्ष जी। जी 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 बहन जी ने बताया कि इनके जो विपक्ष प्रोपगंडा फैला रहा है उसके चक्कर में ना आकर के हम सबको जो है इकट्ठा रहना चाहिए। और इस अच्छा, आपको लगता है ये जितने लोग गए थे इधर गठबंधन में, ये वापस आ जाएंगे? धीर सिंह जी तो कह रहे प्रयोग था, अब दोबारा नहीं जाएंगे वो, चलिए। लेकिन जो गए हैं कुछ समाजवादी पार्टी के साथ भी हैं, अब आरक्षण का इतना बड़ा मुद्दा था, वो बल्कि उसके पक्ष में रहे, तो क्या अब ये सारे लोग वापस आ जाएंगे बीएसपी पे? देखिएगा, जब आप हमारे धीर सिंह भाई ने बताया है, ये तो तय है कि अब इस बार जो चुनाव में जहाँ थोड़ी बहुत कमी रही हैं, उनको उस प्रयोग को उनको कि वो जो है फेल करके और चुनाव के माहौल को उस हिसाब से बनाया जाएगा कि इस बार जो है वे सब वोटर सपोर्टर सब हमारे साथ होंगे। और इसी उपचुनाव में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत है इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो। अच्छा, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम पप्पू जाटव है और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कहाँ से हो? मैं मेरठ से ही हूँ। जगह आपकी कहाँ रहते हो? हम जहाँ दलितों की छपरोली बोली जाती है, नई बस्ती लल्लापुरा में रहते हैं। तो वहाँ का क्या माहौल है? वहाँ का तो देखिए, चाहे भाजपा की कितनी भी आंधी आ जाए, हम लोग हटेंगे नहीं। वहाँ परसेंटेज देख लीजिए, वोट बैंक बसपा को गया है। कितनी भी आंधी आ जाए, केवल बहन जी के समर्थक है और बहन जी के लिए हमेशा के लिए कामना करते रहते हैं। अच्छा, हाँ। पार्षद कौन है वहाँ? पार्षद हैं तुलसावती है हमारी पार्टी की। बसपा से? चलो, बसपा से, बहुत हाँ। बढ़िया। ऐसे कार्यकर्ता हैं, देखिए अपनी क्षेत्र में इन्होंने पकड़ बना रखी है, बसपा का ही पार्षद है, बसपा को ही वोट जा रहा है। तो और भी जो पदाधिकारी हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट भी है कि वो काम करें अपने अपने क्षेत्र में। अगर काम करेंगे तो शायद बीएसपी बढ़ जाएगी। आप बताइए सर। मेरा नाम हेमंत प्रधान दुर्वेशपुर है और मैं जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुका हूँ और दुर्वेशपुर गांव के 5 योजना से लगातार गांव के प्रधान भी रहे हैं। मेरे दादा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, सभी काफ़ी पुराना राजनीतिक परिवार है हमारा। और रही बात पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी से हम जुड़े हुए हैं और हसनपुर विधानसभा लोकसभा बिजनौर में आती है और वहाँ पर विजेंदर को हमने चुनाव लड़ाया है, जो प्रत्याशी हमारे बहुजन समाज पार्टी के विजेंदर रहे हैं। और वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 2.25 लाख वोट मिले हैं। और बात करूँ मैं समाज की, तो बहुजन समाज ने, यहाँ मेरा एक सवाल है आपसे। आपका वो क्षेत्र है, आप वहीं के पदाधिकारी हैं। विजेंदर चौधरी जी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो काउंटिंग से पहले जीत जाएंगे, उनका माहौल ऐसा है। जी जी बिल्कुल, ये मैंने सब जगह देखा भी, मैं खुद वहाँ गया। तो मुझे ये बताइए कि आप क्षेत्र में मुझसे ज़्यादा रहे हो, आपने देखा, तो क्या हुआ कि वो तीसरे नंबर पर आ गई बसपा वहाँ? जी बताता हूँ। होता क्या है कि पूरे पश्चिम में बहुजन समाज पार्टी की यदि कोई सीट निकलने वाली थी, ऐसा माहौल बना हुआ था, तो वो हमारी बिजनौर लोकसभा सीट थी। और सब लोगों को लोग बधाई भी दे रहे थे, जैसे हम जाते थे, यार तुम्हारी तो सीट निकली हुई है। लेकिन वो चीज़ें, जैसे बहन जी का जो बहन जी की सोच थी ना, बहन जी 2017 में भी और इस चुनाव में भी मुस्लिम समाज को हर तरीके से भागीदारी दी। प्रत्याशियों में भी लगभग मैं समझता हूँ 2017 में सबसे ज़्यादा टिकट दिए। तो बहन जी की पॉलिसी यही थी कि दलित, मुस्लिम, अदर
जो कैंडिडेट की जो समाज है वो प्लस हो जाता है, अदर जो भी हमारा पार्टी का वोट बैंक है, जो भी अदर समाज के जो कार्यकर्ता हैं वे जुड़े हुए हैं, तो हमारी सीट पक्की है। उसी बिहाफ पे यदि वहाँ पर मुस्लिम समाज की वोट हमें मिलती तो निश्चित नंबर 1 सीट होती हमारी। वहाँ पे एक वोट भी मुस्लिम समाज ने नहीं दी। नहीं, कारण क्या था कि क्योंकि वहाँ माहौल जब अच्छा था मुसलमान कई जगह, हाँ वहाँ पे माहौल क्या, वहाँ पे पूरी यूपी का जो माहौल रहा ना, जैसे कि मुस्लिम समाज गठबंधन को चला गया, तो एक वो लहर मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं लहर रही है, जिसकी सोच मुस्लिमों में ने देखी तो वो उधर चले गए। वरना वहाँ पे तो जो गठबंधन का प्रत्याशी था उसका तो कहीं था ही नहीं नाम भी। भाई साहब, वो तो कहीं पे उसकी एंट्री भी नहीं हुई, कहीं पे जाके झाँका नहीं उसने। लेकिन उसे वहाँ पे लोगों ने, किसी ने देखा भी नहीं कि कोई दीपक सैनी भी है, और लोगों ने वोट दिए उसे, सेकंड नंबर पे रहा। बहुत ताज्जुब की बात है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की वोट, बहुजन समाज ने एक एक वोट दिए हैं। इसी के साथ साथ थोड़ा सा मुस्लिम समाज भी हमारे साथ आता तो निश्चित वहाँ पर जीत, बहुत बड़ी जीत होती। अब क्या तैयारी है? अब भी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। फिर दोबारा तरीके से मेहनत करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कोई भी आए, पूरी दमदारी तरीके से चुनाव लड़ाएंगे और विजय बनाएंगे और बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे। और 2027 में बहुजन समाज पार्टी का सीएम बनेगा यूपी में, और नेक्स्ट टाइम जो लोकसभा का चुनाव होगा तो वहाँ पे बहन जी को पीएम बनाने का कार्य किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोश होना चाहिए पदाधिकारी के अंदर। बसपा के नेता के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं कि फासले मिटाकर दिलों में आस्थे रखना, फासले मिटाकर दिलों में आस्था रखना, और पिछड़े हुए हम बस 2027 की तैयारी याद रखना। जय भीम, जय भारत। बहुत बढ़िया। ये माहौल इस तरह का है यहाँ पर। अगर पदाधिकारी इस तरह से ही काम करेंगे जैसे ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उपाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 27 में हम सरकार बना लेंगे, मैं कह रहा हूँ कि समय बहुत है। 27 का अभी उपचुनाव होने वाले हैं, वो उसकी तैयारी चलिए देखिए जैसी होगी। आकाश आनंद कह रहे हैं कि आकाश आनंद भी आएंगे, 10 सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। हरियाणा में माहौल अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और अच्छा वहाँ रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अभय चौटाला जी इनेलो गठबंधन से मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और बीएसपी का गठबंधन है वहाँ पर। और देखिए अगर वहाँ सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा एक सवाल और धीर सिंह जी से है कि चंद्रशेखर आज़ाद का आपने नाम सुना, वो भी कहते हैं कि बीएसपी की वोटों को काटने के लिए आए हैं या नुकसान करेंगे, उसको कैसे देखते हो आप? देखिए, मैं चंद्रशेखर जी की बात नहीं करना चाहूँगा। पहले तो हमारा ये जो बहुजन समाज है वो बड़ा समझदार समाज है। उन्होंने बाबा साहब के पीरियड से लेके अब तक का पूरा समय देखा है, और कई हज़ार साल से गुलामी का माहौल भी उन्हें पता है कि कैसा वातावरण था। तो पूरा समाज ये जानता है अच्छी तरह से कि इतनी मुश्किल से हमारे महापुरुष, ये बहुजन समाज पार्टी जिसे हम पार्टी नहीं मिशन बोलते हैं, बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ तक लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 4 बार सरकार बनाई है, तो इसे धूमिल करके या इसे मिटाकर बहुजन समाज किसी दूसरे संगठन को जल्दी से नहीं, क्योंकि पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आरबीआई ख़त्म होगी, चंद्रशेखर आज़ाद उनसे बड़े विद्वान तो है नहीं। तो जो मान्यवर काशीराम जी ने अपने कुर्बानी देकर, या बहन कुमारी मायावती जी ने अपना बलिदान देकर जो है इस संगठन को यहाँ तक लाने का काम किया है। चंद्रशेखर जी ठीक है, मेहनत कर रहे, जहाँ पे कर रहे करन दो, हम उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते। पर ये बहुजन समाज अच्छी तरह से जानता है कि जो बीएसपी जो हमारा मिशन है, इस मिशन को ही आगे ले जाके चलना पड़ेगा, और इस मिशन को ले जाकर ही हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि हमारी इस बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश के अंदर लोहा माना जाता है। बहन जी को आर्यन लेडी वैसे ही नहीं माना जाता, क्योंकि बहन जी ने जिस तरह से शासन चलाया है, उस शासन की कहीं ना कहीं आज भी पूरे देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर तारीफ होती है। तो इसलिए लोग बाग ये चाहते हैं कि किसी तरह से बहन जी फिर सक्रिय हों, और बहन जी इस देश की सत्ता संभालें, और जो बहन जी का जलवा था वो फिर दोबारा कायम हो। जो मेरा सवाल था उसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि मायावती जी ने जो संघर्ष किए हैं वो जो नवयुवक हैं शायद उन्होंने नहीं देखे, जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं। इसीलिए जो बसपा का वोटर है, बुजुर्ग तो लोग सारे जाते ही जाते हैं, लेकिन नवयुवक हैं उनको जगाने की आपने बात कही है। अगर वो जाग जाते हैं, मान जाते हैं इस बात को, तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर के साथ वो जाना पसंद करेंगे। आकाश आनंद जी क्या चंद्रशेखर की कमी पूरी कर सकते हैं? देखिए, आकाश आनंद जी भी बहुजन समाज पार्टी का एक हिस्सा है,
और आकाश आनंद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है, पर इसी तरह से हमारे बहुजन समाज पार्टी के बहुत अच्छे लेवल के हर प्रदेश में हमारे जो कैडराइज वर्कर हैं, जिन्हें मान्यवर काशीराम जी खुद अपने आप तैयार करा है, बॉम सेब ने खुद अपने आप तैयार करा है, ऐसे बहुत कैडराइज वर्कर क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो दिखाई भी नहीं देते। तो इसलिए जो भी कोई खड़ा है, क्या समाज का हो या कोई भी हो, वो जो है केवल समाज को नुकसान पहुंचाने के, उससे पहले क्या कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि दलित नेता और भी हैं। राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी में थे, ठीक है जी, वो अपनी आवाज़ देखो, बोलने वाले हैं, हम उनके बोलने की तारीफ करेंगे। और एक वाल्मीकि है, वो क्या नाम, संदीप वाल्मीकि, वो अच्छे बोलने वाले हैं। पर ये विपक्षी पार्टियों में जिन्होंने बाबा साहब को ही नहीं माना, जिन्होंने बाबा साहब को ही आज तक नहीं माना, तो उनके साथ लग के ये दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के हितों की बात कैसे कर सकते हैं। इसलिए जिनके मुंह में जुबान है उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें चाहिए गूंगे बहरे। और गूंगा बहरा दलित समाज आज की डेट में है नहीं है। और जो आवाज़ बुलंद करके काम करने वाला है वो बहुजन समाज पार्टी में काम करता है। विपक्षी पार्टियों में जो दलित नेता हैं या अपनी पार्टी बनाए बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं दब के काम करेंगे, उनके अंगूठे तले दब के रहेंगे। इसलिए दलित समाज आज ऐसे व्यक्तियों को नहीं चाहता जो चुप्पी मारो बैठा रहे और दलित के लिए बोले नहीं। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानता है और खुले मन से अपने अधिकारों की बात करती है। आपने अभी 27 तारीख जो हमारा वो क्या नाम, आरक्षण के खिलाफ हमारा वो प्रदर्शन हुआ था 21 तारीख के लिए, 21 तारीख में, उसमें आपने देख लिया होगा कि कितना बड़ा प्रदर्शन था। और ऐसा नहीं कि युवा हमारे साथ नहीं, युवा भी हमारे साथ है, उसमें युवा का प्रदर्शन इतना। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ आपसे है, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। चंद्रशेखर आज़ाद ने 21 तारीख के जो बंद था उसमें समर्थन तो दिया, लेकिन उनके लोग ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। उन्होंने एक, आपने सुना होगा, एक बयान दिया था, अस्पा टोपी अस्पा की, झंडा बसपा का। क्या इसका मतलब आप मुझे समझा सकते हैं? मैं तो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझाता हूँ। ये आरक्षण की लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति की अपनी लड़ाई भी है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। जितनी ये जो व्यक्तिगत SC समाज के या ST समाज के लोग हैं, ये इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है। जहाँ पर भी कोई प्रदर्शन होगा या कुछ होगा, वो किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं जाएगा, वो अपनी उपस्थिति खुद भी दिखाने की कोशिश करता है। क्या सरकारी एम्प्लॉय हैं, क्या उनके मन में विरोध नहीं था? क्या बुजुर्ग हैं, वो घर पे बैठे हैं, उनके मन में विरोध नहीं था? क्या माताएं बहनें हैं, वे भी जो है शिक्षित होकर नौकरियां आरक्षण पाना चाहती हैं, क्या उनके मन में विरोध नहीं था? तो आरक्षण की लड़ाई अपनी हमारी स्वयं की भी है। तो कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर जिसे अपनी सफलता मान रहे होंगे जो दिल्ली के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं दलित समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं मान लिया। नहीं, मुझे तो वो वाला जो इन्होंने 11 तारीख में किया है, मैंने सवाल तो 21 तारीख में पूछा आपसे, लेकिन जो 11 तारीख में किया है वो तो सीधा सीधा है कि वो अपने आप को अलग दिखाना चाह रहे थे। सीधी बात है, क्योंकि वो बसपा जो 21 तारीख का हुआ उसमें ये कहा गया कि मायावती जी के या बसपा के झंडे के नीचे हुआ और सारा का सारा बहुजन समाज एक हो गया। लेकिन 11 तारीख में अलग दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ 21 तारीख में चंद्रशेखर कुछ रहा नहीं, वो आरक्षण के प्रदर्शन को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हकीकत तो ये है, जबकि बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो बाबा साहब को पढ़ चुका है, जान चुका है, मान चुका है, वो अपने आप भी अकेला रह के भी उतनी लड़ाई लड़ेगा। उनके साथ के लोग आते हैं, हम कहना नहीं चाहते, हम किसी के बारे में कुछ नहीं, कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा विरोध है, हम नहीं बताना चाहते। उनकी पार्टी के लोग, उनकी भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विरोध है, हम उसे नहीं कहना चाहते, जो ठीक है। पर आरक्षण की लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई है और जहाँ पे भी प्रदर्शन की बात आएगी तो उसे जाना पड़ेगा, क्या किसी के बैनर तले हो, क्योंकि अगर वो असफल होता है तो कहीं ना कहीं आरक्षण। मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण की लड़ाई लड़नी क्यों है? बसपा को सरकार बनाओ, आरक्षण कभी जाएगा ही नहीं, फिर कहानी खत्म हो जाएगी ना। युवा इस टाइम बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहन जी के साथ हैं और आकाश आनंद जी के भी साथ हैं। और उन्होंने देख लिया कि जो लड़ाई अब तक बहन जी ने लड़ी है, उसके अलावा कोई और लड़ाई लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि हर कदम पर रोका जाता है। पर बहन कुमारी मायावती जी ने आज तक जितने भी ठोस दलित समाज के लिए कार्य किए हैं, उनके बारे में हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। चलिए, हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हेमंत जी, मुद्दा कौन सा, ये चंद्रशेखर वाला? हाँ, चंद्रशेखर वाला ये मुद्दा है। मैं ज़रा कुछ बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से चंद्रशेखर जी ने खुले मन से
और वर्गीकरण का समर्थन किया था। पेपरबाजी भी हुई है, मीडिया में सब कुछ समर्थन दिया था, लेकिन बहन जी का जलवा देख के, बहन जी की एक आवाज़ पे जो माहौल बना, लोग सड़कों पे और इधर उधर, चाहे वो कमिश्नरी हो, डीएम का कार्यालय हो या एसडीएम का कार्यालय हो, भीड़ और दुनिया भर के विज्ञापन बहन जी के समर्थन में जब एक माहौल बना, तो उसे तो मजबूरन हो गए बहन जी की वो नीली टोपी और वो गमछे वाली बात करनी पड़ी। वो तो समझ चुका था, वही वाली बात है ना, बहन जी का माहौल समझ चुका भाई यार, ये तो पब्लिक बहन जी के मामला चल रहा, तो ये मामला रहा, और कोई ऐसी बात नहीं थी। बहन जी का मामला ठीक है। अली शेर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, इस पर्पज में मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने धीर सिंह भाई ने भी, हेमंत प्रधान जी ने भी जो बात बताई है, देखिएगा, समझ लीजिएगा, जो समाज है, बहुजन समाज है, चंद्रशेखर भाई के बारे में वो सिर्फ एक चीज़ में तो देख रहा था कि अराजनीतिक संगठन के हिसाब से वो अगर संघर्ष करते तो कुछ सपोर्ट उन्हें मिलती। राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद में उस टाइम के बाद उन्हें सपोर्ट मिलना बंद कर दिया, और 11 तारीख की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी जो सोच थी पार्टी की, तो वो तो ये था कि जो मान्यवर काशीराम जी की सोच थी कि रामलीला मैदान में जो पूरे दिल्ली में हुज्जूम हो जाएगा, उस सोच से, लेकिन उसे ये पता नहीं कि बहुजन समाज पार्टी जो है, जो काशीराम जी ने बनाई थी, उसके अलावा उसे बार बार खड़ा करने के लिए कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का सपोर्टर अपनी पुरानी चीज़ को ख़त्म करके दूसरी चीज़ को नहीं लाएगा। इस वजह से उन्होंने तुरंत जो फैसला बदला, एक छोटे से कोऑर्डिनेटर में जो है उस मीटिंग को रखा, जिससे कि हमारी इज्जत बची रहे। लेकिन ये सोच है पूरे बहुजन समाज के अंदर कि अगर कोई नेता अराजनीतिक संगठन से समाज का भला करता तो नहीं, ठीक ये था। बात तो उठी है कि अगर भीम आर्मी संगठन रहता तो जनता उनके साथ होती, उनको नेता बना देती। जैसे आज जो बनाया है, अगर नगीना में आज सांसद बनाया है, वो भी समाज के लोगों ने बनाया है, रिजर्व सीट पे वो लड़े हैं। लेकिन अगर भीम आर्मी संगठन के साथ ही रहते तो शायद उपाधि अच्छी मिलती, सम्मान मिलता, मान सम्मान बहुजन समाज में उनका बढ़ता। ये लोग तो बात कहते हैं। अगर बीएसपी ज्वाइन करनी पड़े उनको, वो विलय करके आए, क्या लगता है? देखिएगा, एक चीज़ है, बिना काम करे किसी में भी जगह नहीं मिलती। नहीं, काम तो कर रहे हैं वो, मान लिया अब तो अध्यक्ष हैं किसी पार्टी के। अब वे किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, किसी राजनीतिक संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन जब वे बहुजन समाज पार्टी में काम करेंगे, अपनी जगह बनाएंगे, तभी तो जगह बनेगी। इससे पहले जो है भी कि ये चाहे कि जगह तो उन्होंने लोगों के बीच में बना ली, कैसी भी बनाई। मतलब थोड़ी है, मेरी सीधी सीधी है, बहुजन समाज पार्टी के अंदर अगर वो ये जगह काम करेंगे जब भी तो जगह बनेगी। दिल से कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका लेवल उस लेवल पर आ जाएगा। जो भी सोच बैठे हैं बहुजन समाज पार्टी के, अगर आएंगे तो जैसे कार्यकर्ता काम करते हैं, जैसे पदाधिकारी काम करते हैं, ऐसे वे भी अपना काम शुरू करें तो जिम्मेदारी शुरू हो जाएंगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आते हैं तो स्वागत है उनका। नहीं, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ जो भी संगठन में कार्यकर्ता आएगा उसका तो स्वागत है ही है, लेकिन बात यह है कि पार्टी कभी, हमारी जो बहन जी हैं, आदरणीय बहन जी, कभी शर्त पे काम नहीं करती। ठीक है, पार्टी का काम है, कहीं बूथ पे उन्हें काम करना होगा, कहीं ज़िले में काम करना होगा, तो अपने आप जगह मिल जाएगी उन्हें। जब वे काम शुरू करेंगे, मन से शुरू करेंगे, दिखावे से नहीं होता काम। बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा सैलाब है, सभी के लिए जो है इसमें संजोने का काम किया जाता है। उनका भी, अगर वे पार्टी में काम करना चाहेंगे, बहन जी की नीतियों को वे समझेंगे, बहन जियों की नीतियों से काम करना चाहेंगे, तो उनका स्वागत होगा। कहने से कुछ काम नहीं होने वाला। चलिए, बहुत मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि चंद्रशेखर के मन में बहन जी के प्रति आस्था है तो आए, कोई बात नहीं, स्वागत है, वेलकम है, उनका वेलकम है, स्वागत है पार्टी के अंदर। वो तो कह रहे हैं उत्तराधिकारी बना तो आ जाऊंगा। ऐसे नहीं होगा जब तक जमीन पर कार्यकर्ता, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, तब तक उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता वो घर घर, गली गली, प्रत्येक घर जाते हैं और जब बहन जी के बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, और तभी तो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। बीएसपी को मजबूत करने के लिए जितने भी पदाधिकारी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। 2027 में समय काफ़ी है। 2027 में मायावती जी को फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की इन्होंने एक तरह से प्रण लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।